प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा किया। यह एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर में भी एपिसोड सुना गया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी से शुरू हुआ ये त्योहार हम हर महीने मनाते हैं। मन की बात कार्यक्रम नहीं, ये मेरे लिए आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं तो प्रसाद के थाल लाते हैं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद के थाल जैसे हैं। कई बार यकीन नहीं होता कि मन की बात को इतने महीने और इतने साल गुजर गए। हर एपिसोड अपने आप में खास रहा। हर बार नए उदाहरणों की नवीनता, हर बार देशवासियों की नई सफलताओं का विस्तार। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका ये रेडियो कार्यक्रम करोड़ों भारतीयों के मन की बात और उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। लोगों से हजारों पत्र और संदेश मिले और उन्हें पढ़ते समय भावनाओं में बह गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए उनके रेडियो मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के लिए देश की जनता बधाई की पात्र है। मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। मेरे पास हजारों चिट्ठियां, लाखों मैसेज आए हैं। मैंने उनमें से ज्यादा पढ़ने की कोशिश की है। कई मौकों पर आपकी चिट्ठियां पढ़कर मैं भावुक हो गया, भावनाओं में बह गया। का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया। प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात कार्यक्रम 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी की मन की बात का कार्यक्रम एक तरफा है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान के मन की बात नहीं सुनी, महिलाओं के मन की बात कभी नहीं सुनी। वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। सब जानते हैं कि मन की बात कितना एक तरफा कार्यक्रम है। उसमें कभी किसान के मन की बात सुनी नहीं गई, जबकि किसान बीच में 1 साल तक आंदोलन करता हुआ भरी गर्मी में, धूप में, बरसते पानी में, ठिठुरती ठंड में बैठा रहा। कभी महिलाओं के मन की बात सुनने की कोशिश नहीं की। आज जो स्पोर्ट्स की महिलाएं हैं, आज भी वो जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। जिस तरह से उनके साथ में यौन शोषण हुआ और जिस तरह से प्रयास शोषण के हुए, उसको लेकर के वो मुखर हैं। उनके मन की बात जानने की कोशिश कभी नहीं हुई। बहरहाल विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड हाउसफुल रहा। भारत से लेकर न्यूयॉर्क तक इसकी गूंज सुनाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की 100 एपिसोड की। 100 एपिसोड 1000 जगह पे और 29 बोलियां, 11 विदेशी भाषाओं में, 22 क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया गया और काफी संख्या में लोगों ने देखा।
उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए व्रत, आस्था और इस एपिसोड को लेकर के आस्था, पूजा और व्रत है। 100 एपिसोड पूरी करना, कितना समय कैसे निकल गया पता भी नहीं चला। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है। उधर विपक्ष ने इस एपिसोड के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाने पे भी लिया। खैर, आप स्क्रीन पे तमाम चीजें देखेंगे। मैं हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब हूँ सीधे। हमारे साथ बीजेपी से शैलेंद्र धाबाई साहब है, कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से योगेंद्र गुप्ता जी है। सभी का स्वागत है। मैं आपके पास में आना चाहूंगा शैलेंद्र जी। विपक्ष ने इस एपिसोड को लेकर के हमला बोला है कि इसकी अगर एपिसोड की बात करें पूरे उसमें, तो मोदी साहब महिला, युवा, बेरोजगार, किसान, जो उनकी मन की बात की जानी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि उसमें एब्सेंट है। ये विपक्ष का आरोप है। आप देखिए, पहले तो विपक्ष को यह समझना होगा कि ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम था और शायद विश्व में पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे जिन्होंने सीधे जनता से जुड़ाव बनाया, एक संवाद किया सीधे जनता से। और उसमें आपने देखा सारे गैर राजनीतिक विषय रहे, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, या पर्यावरण से संबंधित मुद्दे हो, या संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, जो तमाम, जैसे स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने, पहलुओं को छुआ इसमें और जनता तक उन्होंने उस बात को रखा। और वो जनता से पहली बार, आप देखिए हमेशा जो लीडर होते हैं वो जनता से बोलते ही बोलते हैं, जनता की सुनते कम है। पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें जनता से संवाद हो रहा है, तो जनता भी उनसे संवाद कर रही है, चाहे वो मेल के माध्यम से कर रही हो, पत्र के माध्यम से कर रही हो। जो देश के सुदूर एरियाओं में बैठे हैं, पहाड़ों में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, वो भी वहां जो कार्य कर रहे हैं, जो छोटे मोटे काम कर रहे हैं या उनके आइडियाज हैं, वो प्रधानमंत्री जी से शेयर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में उस बात को रखते हैं, तो आप देखिए किस तरह से वो विस्तारित होता है और एक नए राष्ट्र का उदय हो रहा है। आप देखिए ये 3 अक्टूबर 2014 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसमें सिर्फ गैर राजनीतिक बातें हुई थी जो समाज से संबंधित है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसी कई समस्याएं भी आई, उनको जानकारी हुई, जिससे नीतियां बनाने में भी भारत की नीतियां बनी, केंद्र सरकार ने बनाई। तो ये जो बातें थी वो शायद मैं समझता हूं कि विपक्ष नहीं समझ सकता, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट जनता से संवाद करना, समझना, उनकी संवेदनाओं को समझना। ये एक ऐसा गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा जिससे पॉलिसी बनाने में भी मोदी जी को सफलता मिली और जनहित के काम भी हुए इस माध्यम से। फिर क्या ऑब्जेक्शन है? नहीं, देखिए योगेश जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा जो अपने मन की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि कल वो 100 का एपिसोड उन्होंने पूरा किया, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप अपने मन की बात करने से पहले अगर आप जो जंतर मंतर पर एथलीट्स बैठे हैं उनके मन की बात को आपको सुनना चाहिए। आपको जो महिलाएं महंगाई से त्रस्त है उनके मन की बात को सुनना चाहिए। जो युवा बेरोजगारी से त्रस्त है उनके मन की बात को सुनना चाहिए। बिल्किस बानो के हत्यारों को जब आप छोड़ देते हैं तो उनके मन की बात करना चाहिए। तो आप इस तरीके से टीवी पर बैठकर इतना जो झूठा बखान और जुमलेबाजी करते हैं, मोदी जी सबसे पहले तो आपको उस बात के लिए सैल्यूट है। फिर मैं कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी ने मन की बात पहला एपिसोड शुरू किया था उस समय 450 का गैस सिलेंडर हुआ करता था। आज 100 के एपिसोड पर आते आते उसे 1150 रुपए कर दिया। चीन जब अंदर घुस रहा है तो वो मन की बात आप नहीं सुन रहे। जब रुपया अपने मन की बात बताना चाह रहा है कि किस तरीके से उसका डेप्रिशिएट वो होता जा रहा है, वो मन की बात मोदी जी नहीं सुन रहे। किस तरीके से इस देश के अंदर असामाजिक तत्व उत्पन्न हो रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विघटन की जो राजनीति है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद कराने वाली राजनीति करते हैं, वो वाली मन की बात प्रधानमंत्री मोदी जी अगर सुन ले तो हम आशा करते हैं कि इस देश को उन्नति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। लेकिन विपक्ष सिर्फ यही चाहता है कि जिस तरीके से यहाँ पर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को उत्पन्न किया जा रहा है, वापस लौटूंगा मैं योगेंद्र गुप्ता साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है 100 एपिसोड पूरे किए, बीजेपी का साफ दावा है, प्रधानमंत्री का साफ कहना है कि मैंने लोगों की समस्याएं, उनके उत्थान की चीजें, एक मुझे वो रूट लाइन मिली ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, और बीजेपी का साफ कहना है कि इसे विपक्ष को तूल नहीं देना चाहिए क्योंकि गैर राजनीतिक कार्यक्रम रहा। इस एपिसोड को 100 एपिसोड है, पूरे कार्यक्रम को अगर देखें तो इसमें गैर राजनीतिक चीजें ही रही हैं, हमेशा जनता की बात की गई है और जनहित की बातें की गई है। ये साफ दावा है सरकार का भी और बीजेपी का भी। फिर क्यों विपक्ष को आपत्ति है इस पे? देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर झूठ बोलना और जुमले फेंकना, इसमें उनकी पीएचडी है।
और ये मन की बात जो कार्यक्रम है एक तरह से उसी को परिलक्षित करता है। एक बात बताइए मुझे आप, हमारे भारत राष्ट्र में जो व्यक्ति सिर्फ मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता, जनता की बात नहीं सुनता, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और प्रधानमंत्री जी से बहुत सीधा सवाल है कि अगर वो मन की बात करते हैं तो 2014 में उन्होंने जो बातें की थी, 2019 में जो उन्होंने बातें की थी, क्या वो उनके मन की बात नहीं थी? अगर वो उनके मन की बात थी तो आज इस 100वें एपिसोड पर अच्छा होता अगर वो 2014 में जो पहला एपिसोड उन्होंने दिया था देश को, और उस समय जो देश को वादे किए थे, अगर उन सारे वादों को बात याद करके अगर वो 100वें एपिसोड में उनकी तुलना करते और ये कहते कि मैं पहले एपिसोड से लेकर यहां तक मैंने जो जो वादे किए थे वो कहां तक मैंने पूरे किए, तो शायद ये सार्थक होता। लेकिन उन पर बात ही नहीं करना चाहते, ना वो महंगाई पे बात करना चाहते, वो ना उन जुमलों और वादों को याद रखना चाहते जो बड़े बड़े उन्होंने फेंके थे कि बहुत ही महंगाई के बार अब की बार मोदी सरकार, ना वो पेट्रोल डीजल की बात करना चाहते, ना वो गैस सिलेंडर की बात करना चाहते हैं, ना वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करना चाहते हैं, ना वो डॉलर की बात करना चाहते हैं, ना वो रुपए की बात करना चाहते हैं, ना वो सामाजिक समरसता की बात करना चाहते हैं, ना वो महिला अस्मिता की बात करना चाहते हैं, ना वो कानून व्यवस्था की बात करना चाहते हैं। इसलिए योगेंद्र जी, विरोध सिर्फ इसलिए है कि आप अगर 100 बात मन की ही बात कर रहे हैं तो मन की बात कब तक करते हैं? 9 साल हमें हो गए 100 एपिसोड सुनते हुए। अब जन की बात करिए, जनता की बात करिए और जनता की आवाज को सुनकर उस पर अपनी बात करिए। चलिए, मैं धाबाई साहब आपके पास में आना चाहूंगा। आपने सुना कि ऑब्जेक्शन ये है कि जो वादे किए थे सरकार बनने से पहले बीजेपी ने, वो किसी भी वादे पर नहीं टिकी। ये विपक्ष का सीधा आरोप है। जो चीजें सामने दिखाई दे रही हैं उन पर चर्चा नहीं होती है, ये आप पे आरोप है। योगेंद्र जी, आप देखिए, ये आरोप लगभग 6-7 साल से विपक्षी पार्टियां लगा रही है, चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, और 6-7 साल से भारत की जनता किस तरह से उनको मुंह की पटखनी खानी पड़ रही है चुनावों में कि उनको विपक्ष का दर्जा तक नहीं मिल पाता। तो ये जो बातें कह रहे हैं ये समझ ही नहीं सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय नेता, जिसको आज 4 लाख से अधिक केंद्रों पर सुना गया, विदेशों में सुना गया, यूनेस्को में सुना गया, यूएन जिसकी सराहना कर रहा है, बिल गेट्स जिसकी सराहना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने मन की बात से, मैंने बताया राजनीतिक मुद्दों को नहीं छुआ, मैं इनके एक एक जवाब दूंगा, लेकिन आप देखिए उसमें किस तरह से 700 शख्सियतों को टच किया उन्होंने, जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं, सुदूर में रह रहे हैं। किस तरह से मणिपुर की एक महिला जो है कमल की डंडी से फाइबर बनाती है, फिर उसका एक्सपोर्ट भी होने लग गया है, तो कितना जबरदस्त वो अपने आप को सशक्तिकरण कर रही है। केरला में आप देखिए या तमिलनाडु में आप देखिए 30,000 महिलाएं एक नदी को नया रूप दे देती हैं। पर्यावरण को देखिए किस तरह से प्लास्टिक को बीना जा रहा है। तो आप ये नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की जनमानस के अंदर कौन से बिंदु हैं उनको समझ रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं और संवेदनशीलता के साथ उनको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नए राष्ट्र का निर्माण है जो कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं सकती, विपक्षी पार्टी समझ नहीं सकती। अब एक बात, बेरोजगारी की बात बार बार करते हैं, ये कहते हैं कि साहब कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में। कितने साल हो गए शासन करते भारतीय जनता पार्टी को? 9 साल। अब आप लिखना शुरू करो, भरत मेघवाल जी, काउंट करना शुरू करो। मेरी अब बीच में मत टोकना। मुद्रा लोन योजना जो है उसमें 34 करोड़ लोगों को हमने मुद्रा लोन दिया है, जो छोटे, लघु और ठेले वाले, रेवड़ी वाले और जो फुटपाथ पे बैठे रहते हैं उनको दिया गया। 34 करोड़ लोगों में से अगर उस व्यक्ति ने, एक व्यक्ति भी अपना सहयोगी रखा है या 2 लोगों को भी रोजगार दिया है तो उसका आंकड़ा आप देख लेना। दूसरी बात, कौशल विकास योजना जो चल रही है स्किल डेवलपमेंट में 3.5 करोड़ प्रशिक्षण हम दे चुके, प्रशिक्षित होके काम कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति प्रशिक्षित होके काम कर रहा है और उसने 1 या 2 या 5 व्यक्तियों को रोजगार दिया, आप एवरेज 2 भी पकड़ लो तो वो आंकड़ा भी आप नोट कर लेना। किस तरह से मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, और किस तरह से यूनिकॉर्न, 100 यूनिकॉर्न जो आज देश में हो गए, क्योंकि एक आर्थिक डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, जो वातावरण हिंदुस्तान में बना है। आप देखिए कोरोना महामारी में बड़ी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धराशायी नहीं हुई, जबकि 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरी है। तो 100 यूनिकॉर्न का मतलब हो गया कितने लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दिया, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। ये कभी सोच नहीं सक रहे, आंकड़े कम पड़ जाएंगे। अगर ये आंकड़ों को अभी गिनेंगे तो मैं बता रहा हूं ये 18 करोड़ जो 9 साल वाली बात है, ये कम पड़ जाएंगे आंकड़े। दूसरी, महंगाई पे शायद आपको डिबेट रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन रेट थी तो वो यूपीए की सरकार में थी। 2008 में विश्व मंदी आई थी, 2008-9 में 9 से लेकर 11 तक 9
डबल डिजिट में 11.5% तक इन्फ्लेशन रेट गई थी। और इस महामारी के भीषणतम काल में जहां अर्थव्यवस्थाएं विकसित राष्ट्रों की ध्वस्त हो गई, हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है हमने 7.5 से ऊपर नहीं जाने दी। तो ये बात ना करें महंगाई की, और महंगाई विश्व है, ग्लोबली इफेक्ट पड़ा है किस तरह से। आज नहीं, मैं एक छोटी सी और बता दूं, आज यूरो हम पे राज करने की राज करता था, नहीं ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, जो भारत पे राज कर रहे थे, आज हमसे पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। देखिए क्या विडंबना आ गई है। विश्व में भारत की भूमिका कितनी बड़ी हो गई है कि आज वही यूरोपियन देश जो भारत पे कभी राज करते थे, अब भारत के आगे हाथ जोड़े खड़े, हाथ फैलाए खड़े, सब पेट्रोल डीजल हमको दे दो, जो आपने रिफाइंड पेट्रोल डीजल है वो हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये आज भारत की ताकत हो गई है। आज भारत की ताकत हो गई है कि हम यूक्रेन युद्ध में से 20,000 हमारे बच्चों को निकाल के ले आते हैं ऑपरेशन तिरंगा के तहत, गंगा के तहत। आज आपने सूडान में देखा हुआ किस तरह से हमने 3,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया। आज विश्व जो भारत विश्व में वो बहुत बड़ी शख्सियत हो गई, वो भारत नहीं। तो ये छोटी छोटी जो बातें ये नहीं समझ सकते कांग्रेस। बिल्कुल ये नहीं समझ सकेंगे। मैं एक बात जानना चाहूंगा, महंगाई राजनीतिक दलों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सिर्फ एक सियासी मुद्दा है राजनीतिक दलों के लिए, राहत देने का मुद्दा किसी पार्टी के लिए नहीं है। शैलेंद्र धवाई साहब, आप भी इस बात से एग्री होइए, और मैं तमाम अतिथियों से कहना चाहूंगा, ये महज एक सियासी मुद्दा। आपने जो किया उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। भरत मेघवाल कहेंगे हम तो जो कर रहे हैं उससे बेहतर तो कहीं हो ही नहीं सकता। नहीं, प्लीज मैं आपको तथ्यों आंकड़ों के साथ बताऊंगा 2014 से पहले क्या डेवलपमेंट हुआ भारत का, और आज डेवलपमेंट में आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। पहले आप बात सुन लीजिए यार, क्यों बहुत भारत बंद किया आप लोगों ने, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं। मैंने आप लोगों का भी पूरा वो देखा हुआ, इनका भी देखा हुआ है। महंगाई से जनता को राहत कैसे मिल सकती है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर महंगाई भी है तो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं किस वजह से महंगाई है। यही डॉलर के मुकाबले अगर रुपए का अवमूल्यन होता है तो आप लोग बड़ी मखौल उड़ाते हैं। इनके टाइम पे होता है तो आज ये मखौल उड़ा रहे। इस वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो, आप कह रहे हैं हमसे बेहतर नहीं कर सकता। सुनिए, जो परिस्थितियों में हमने किस तरह से सुन नहीं रहे हो आप, आर्थिक सुन लीजिए, वही मैं कह रहा हूं। इनकी भी परिस्थितियां वही थी, ये भी उस परिस्थिति को जस्टिफाई कर रहे हैं, आज आप भी कर, अंतर कुछ नहीं है। महंगाई की बात कर रहा हूं मैं। महंगाई के मामले में किसी भी राजनीतिक दल की वोट बैंक को साधने के अलावा कोई हमदर्दी नहीं है। जिसको जैसा करना है उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का सीधा कहना है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी कहेगी कि आपने ये वादा किया था, ये महंगाई की स्थिति है भाई, डेवलपमेंट चाहिए तो यार थोड़ा सा तो आपको कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। वो तो पहले भी पी रहा था, फिर कड़वा घूंट। तो ये सब का एक रटा रटाया जाओ तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी मत करिए अपनी जुबान के साथ में। कोई भी राजनीतिक दल, आप लोग किसी को राहत नहीं दे सकते, खासकर महंगाई में, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी पार्टी के एजेंडे को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। अभी मैं भरत मेघवाल जी के पास में जा रहा हूं, महंगाई में बीजेपी से बेहतर नहीं कर सकते। आपको आंकड़ों के साथ में अभी शैलेंद्र धवाई साहब ने बताया, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि मेरा एजेंडा मन की बात है। देखिए, अगर हम मन की बात करें तो मैंने योगेश जी पहले भी ये कहा था कि इस देश के अंदर जो आम गरीब जनता है, जिन्होंने अपने वोट का अधिकार रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, हम सब का प्रधानमंत्री बनाया, उनसे ये अपेक्षा रखती थी कि जिस तरीके से उन्होंने 2013-2014 के अंदर चुनाव में वादे किए कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कहां गई वो मोदी सरकार। आपने भी बात करी आटे का, तेल का, चाय का, चीनी का, पेट्रोल का, डीजल का, साबुन का, न जाने कितने अनगिनत रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिनके मैं आपको नाम गिना सकता हूं, दाम गिना सकता हूं, जो 2013 सुनिए, इन्होंने कहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि महंगाई को लेकर के आपके वक्त जब महंगाई थी, आप लोगों से जस्टिफाई करते थे, बीजेपी भारत बंद करती थी। ये सुकून है कि आप लोग भारत नहीं बंद करा पा रहे हैं या कर नहीं पा रहे हैं, ये बस एक राहत की खबर है। यूपीए के समय में जहां पेट्रोल 60 रुपए का हुआ करता था, 115 का हुआ। यूपीए के समय में $135 प्रति बैरल आता था कच्चा क्रूड ऑयल, वो आज $54 के प्रति आसपास है। तो भी यहां पर इस तरीके से पेट्रोल डीजल के भाव इन्होंने महंगाई में कर रखे हैं। और जिस तरीके से, लेकिन आप जो दावे कर रहे हैं, अभी हम शैलेंद्र धवाई साहब को सुना, इनसे तो बेहतर व्यवस्था हो ही नहीं सकती। नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूं, ये मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से लोन दे रही है, जिसमें बिना सब्सिडी जिसमें मिलती है और आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना पड़ता, मोरेटोरियम पीरियड है। इन्होंने कहा मेड इन इंडिया में बहुत बड़े वादे किए थे, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने के, अप्रत्यक्ष रूप से
नहीं कहा था कि किसी को पकौड़े तलने को रोजगार कहा जाएगा या किसी को हमने व्यवसाय दे दिया, व्यवसाय से 4 आदमी लाभान्वित होंगे। तो आप उन बातों को समझिएगा। और आप अभी जिस प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना की बात कर रहे थे, राजीव युवा विकास कौशल योजना राजस्थान के अंदर अग्रणी है और महंगाई से राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में हो रहा है। मेरा एक सवाल है, सुनिए, आंकड़े पब्लिक डोमेन में होते हैं, आपके भी हो चाहे इनके भी हो। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री युवा कौशल योजना के जरिए अगर कुछ भी मिल रहा है, जो क्योंकि रिकॉर्ड है वहां पे, आप आरटीआई से भी ले सकते हैं, वो किसी को तो रोजगार मिल ही रहा होगा। या अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ के रोजगार योजना से जोड़ रहे हैं युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, जिनके लिए भत्ते की भी आप बात कहेंगे, वो किसी को तो बेनिफिट मिल ही रहा अगर, या फिर ऐसे ही झूठे आंकड़े उसमें साइट्स पे पेश किए हुए हैं। किसी तरह के झूठे आंकड़े नहीं है विधानसभा की, दोनों की मैं ये नहीं कह रहा, मैं दोनों के लिए आंकड़े प्रस्तुत हुए। लेकिन बात यहाँ योगेश जी ये आती है कि जितनी बड़ी बड़ी बातों के साथ, जितने बड़े बड़े वादों के साथ आपने जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया था, वो बातें आज कहां गई? धरातल पर आपने उन बातों को क्यों नहीं अमली जामा पहनाया? अगर आपने 100 वादे किए हो, यहाँ चाहे ईआरसीपी की बात रही हो, चाहे यहाँ पे कम में पेट्रोल डीजल देने की बात रही हो, या 2022 तक हर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की बात रही हो, आज धरातल पर वो कहां है? आप जब चुनाव आते हैं, चुनाव पे इन मुद्दों पर बात नहीं करते। आज भारतीय जनता पार्टी के पास किसी भी तरह के ऐसे कोई मुद्दे ही नहीं है, चाहे सिर्फ और सिर्फ दंगे के मुद्दे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करना जानती है। गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, गुप्ता जी आपके पास, राजनीति करना नहीं जानती। चलिए योगेंद्र गुप्ता जी के पास में जाना चाहूंगा। गुप्ता साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये कहने, मुझे कोई संकोच नहीं है, महंगाई राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट महज एक हमदर्दी जताई जा सकती है, आप उसमें कह सकते हैं कि वोट को कैसे साधा जा सकता है। बाकी एक्चुअल में जो राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को महंगाई से, अब हर व्यक्ति कहता है कि सब परिस्थितियां हैं, डेवलपमेंट है, इस वजह से सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप विपक्ष में होते हैं तो विरोध करना शुरू कर देते हैं, कोई पार्टी हो चाहे। खैर, लेकिन बात मन की बात की, मन की बात में गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता रही है बीजेपी से, और अभी शैलेंद्र धाबाई जी ने कहा भी कि जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब भी उन्होंने दिया। तो आंकड़े हर कोई पेश करना चाहता है, आंकड़ों के हिसाब से अगर यकीन किया जाए तो उसमें भी कहीं संदेह है, या यकीन किया जाना चाहिए कि हाँ बिल्कुल पब्लिक डोमेन में जो आंकड़े हैं वो सत्य होंगे? नहीं, देखिए, आंकड़े अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन आंकड़े आपकी कहानी की पोल भी खोलते हैं। शैलेंद्र धाबाई जी ने भी बेरोजगारी के आंकड़े यहां पर पेश किए। मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेट कर पाता तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ के देश में शैलेंद्र धाबाई जी के आंकड़ों के अनुसार 180 करोड़ को रोजगार मिल चुका है। बहुत अच्छी बात है, आपने राम राज्य ला दिया। पर अब शैलेंद्र धाबाई जी मुझे ऑन एयर एक बात बता दीजिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि 35 करोड़ मुद्राएं मिले, 1 से 2 हमारे रोजगार मिला, 70 करोड़ वहां मिला, 30 करोड़ वहां मिला, 20 करोड़ वहां मिला, तो भाई आप ही की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मानते हुए कि वो इस लायक नहीं है कि अनाज खरीद सके, 5 किलो अनाज दे रही है पेट भरने के लिए, तो कहां गया आपका रोजगार? कहां गई आपकी रोजगार योजनाएं? अब आप महंगाई की बात करते हैं, देखिए आप आंकड़े गिनाते हैं, पर तरह ये देखिए जाकर के आम जनता को क्या चाहिए होता है? खाने का तेल चाहिए होता है। याद करिए, खाने का तेल 200 रुपए के पार है। आम आदमी को क्या चाहिए होता है? आप उनकी बात करिए ना, जो आम आदमी को जरूरत होती है। आप उनकी बात नहीं करते, आंकड़े गिनाना शुरू कर देते हैं। अब आप करते हैं मन की बात। देखिए, मन की बात, भाई जन की बात करने की आवश्यकता है। और जनता को क्या चाहिए? जनता को राहत चाहिए होती है, जनता को सस्ताई चाहिए होती है, जनता को रोजगार चाहिए होती है। क्या आपके पूरे उस एपिसोड के अंदर जनता की कोई बात होती है? और अगर आप कहते हैं कि वो जनमानस से जुड़ते हैं, तो मुझे बताइए कि मन की बात के 100वें एपिसोड तक कोई एक जन जुड़ा वहां पर? आप बाकायदा कुछ लोगों के वहां पर कोट करते हैं जिनका पता नहीं होता कि उन्होंने कहा है कि नहीं करा, उनके आधार पर एक स्टोरी बनाई जाती है, उसको आप प्लान कर देते हैं वहां पर। और दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि आप जनता की बात सुनते हैं, तो मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है शैलेंद्र धाबाई जी, 9 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जी को, 9 वर्षों में ये जो बैठे हैं पत्रकार, योगेंद्र जी जैसे बाकी अन्य पत्रकार, वो भी जनता की बात को सामने रखते हैं। इन 9 वर्षों में क्या प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड कर लिए? पर इन 9 वर्षों में क्या एक भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ओपनली सवाल पूछा जा सकता हो? अगर कुछ उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं तो दिए हैं फिल्म स्टारों को,
उन्हें कितनी नॉलेज है उसकी। तो मेरा कहना यही है कि मन की बात का मतलब यह है कि देश जो मैं कहता हूं वो सुने, जो मैं कहता हूं उसको सत्य मान ले, जो मैं कहूंगा उसकी बात के स्टैंप लगा दे। लेकिन देश क्या चाहता है, जन क्या चाहता है, उसकी बात ना प्रधानमंत्री सुनते हैं, ना उसकी बात करते हैं, और ना भारतीय जनता पार्टी वाले उसकी बात करना चाहते। क्यों? अंत में कह रहा हूं मैं आपको कि रोजगार के जब आप बात करते हैं तो इसी संसद में पकोड़े को रोजगार बनाया गया था। कितने भाजपा के विधायक, एमएलए, मिनिस्टर हैं जिनके बच्चे पकोड़े बेचते हैं, और एक और कोट किया गया था संसद के अंदर कि इस वर्ष में इतनी टैक्सें भी की है, इतने टैक्सों, इतने ड्राइवर है, वो भी रोजगार है। आप रोजगार की किस परिभाषित करते हैं? आईआईटी करने वाले, नासा में जाने वाले बच्चों की जगह पर रोजगार गिनाया जाता है उनको पकोड़े तलने का, रोजगार गिनाया जाता है टैक्सी चलाने वालों का। यह सोच है कि रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर। चलिए खैर, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा पकोड़ों को लेकर के। बहुत बार मैं सुन चुका हूं पकोड़े को लेकर के जो जिक्र किया जाता है बीजेपी की ओर से या प्रधानमंत्री जी की ओर से। बहुत सारे ऐसे आईआईटीएंस को भी मैंने देखा कि वापस खेती कर रहे हैं, वो अपनी सब्जियां और फ्रूट्स बेच रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है। तो उसे हम कैसे देखें कि ये सब्जी बेच रहा है आईआईटी करके भी? योगेंद्र जी, मैं इंटरप्रेट करूंगा। देखिए, पकोड़े बेचना, चाय बेचना, हल चलाना कोई बुरा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अगर संसद में कहें कि पकोड़े बेचने की वजह से इतना रोजगार क्रिएट हो गया, तो वह सोच परिलक्षित होती है। हमें आइटम्स की बात भी करनी चाहिए, हमें इंजीनियर्स की बात भी करनी चाहिए, हमें वहां पर कितने रोजगार उसकी बात भी करनी चाहिए। अपने को बचाने के लिए हम पकोड़े को परिभाषित कर दें, और अगर वास्तव में इतना जबरदस्त व्यवसाय है तो मैं तो पूछ रहा हूं ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आपके कितने बच्चों ने पकोड़े के ठेले लगाए, आपके कितने बच्चों ने अब तक टैक्सी चला करके अपना जीवन यापन किया? अगर वो आपके लिए बुरा व्यवसाय है तो फिर आप देश को उसके लिए गर्वान्वित मत करिए, आप समग्र बात कीजिए। खैर चलिए, समय कम है, लेकिन मैं 30-30 सेकंड एक बार वो राउंड करना चाहूंगा। जी शैलेंद्र जी, मैं एक बार उनकी बात का जवाब दे दूं, पूरी बात का। देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात से कितनी जबरदस्त बौखलाहट है ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं में, आप देख सकते हो। आपको मैं बता देना चाहता हूं, इनको आंकड़ा, ये जानकारी रखते नहीं है। कह रहे 2 करोड़, अरे 2 करोड़ तो पूरे सरकारी नौकरियां ही नहीं है भारत में। केंद्र की मिला लो तो केंद्रीय सरकारी योजना नौकरियां 2 करोड़ भी नहीं है। 17 लाख रोजगार दिए, 20 लाख रोजगार दिए, तो वो सरकारी नौकरियों में दिए। तो रोजगार पूरा गिना जाता है, सिर्फ सरकारी नौकरियों में देना रोजगार नहीं होता। प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अगर वो कमा रहा है, डिग्निफाइड लाइफ जी रहा है। अब ये आंकड़ा इनको बता देता हूं, उनके आगे खुल जाए। एनएसओ का दावा है 26/4/2023 का, भी एनएसओ का दावा है 5 साल में 14.78 करोड़ को नए जॉब मिले। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने मंगलवार को देश का रोजगार आउटलुक जारी किया, जिसमें कहा गया कि देश के सितंबर 2017 से फरवरी 2023 तक 6.35 करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि से जुड़े हैं। इसी दौरान 8 करोड़ लोग कर्मचारी राज्य बीमा योजना से जुड़े। कुल मिलाकर 14.78 करोड़ लोगों को जॉब मिली है। कि क्या बात करेंगे, मैं कह रहा हूं ना, ये समझ ही नहीं सकते योगेंद्र जी। इनको इसीलिए भारत की जनता ने नकार दिया है। इनके मुद्दों को 7 साल से धूल चटा दी गई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज ये बौखला गए, और 9 साल नहीं, आने वाले 9 साल और भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी शासन करेगी और जनता को राहत देगी। मन की बात नहीं है, मैं तो एक बात बता रहा हूं, जो हमने इनके मन की बात सुन ले। इनकी मन की बात है ही नहीं। बस सुनिए, आपके मन की बात बोलिए अब जरा। 30 सेकंड भरत प्लीज, समय बहुत कम है, 30-30 सेकंड में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लास्ट कमेंट बता दीजिए आपके पास। भारतीय जनता पार्टी है जो आंकड़ों की बात, अरे आप 14.78 करोड़ रुपए सद के अंदर इसलिए गिर रहा है कि डॉलर बढ़ रहा है। इन जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो भी आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े में गिनाने अगर बैठूंगा तो इतना समय नहीं है। लेकिन मैं फिर वही कहना चाहता हूँ, बस प्रधानमंत्री जी सैल्यूट है आपको, जो आप बैठकर टीवी पे इतने घंटे 100 एपिसोड कितना झूठ बोलकर गए हैं और जनता को। देखिए फिर मेरा ऑब्जेक्शन है इसमें, योगेंद्र जी झूठ कभी नहीं बोला, आप गलत बोल रहे हो, बिल्कुल गलत ही। आप जाके देखिए नीचे, स्वयं सहायता समूह है, लोग हैं जिन्होंने इनके जीवन में परिवर्तन आया, दूर दराज तक। ये गलत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल ऑब्जेक्शन है मेरा। आंकड़ों को आप जुटला लो, ऑफिशियल आंकड़ों को जुटला लो। आपके पास कुछ है नहीं, गुलामी मानसिकता वाले लोग। कांग्रेस ने भारत को बर्बाद कर दिया। विकास जो आपको करना चाहिए था 55 साल में, वो आपने किया नहीं। आज बहुत सारे जो विकास हुआ उससे आप बौखला डालेंगे। आपके क्या बोल रहे, आपने जाति और संप्रदाय में बांट दिया भारत को। आप बताइए, पहला प्रोफार्मा की पहली लाइन क्या होती है? विधायकों को देते हैं। जाति धर्म क्या है बताइए? ये गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं। चलिए शैलेंद्र जी, 30 सेकंड आपसे प्लीज वाइंड अप करिए। अगर बात आप करते हैं तो फिर शैलेंद्र जी आपको 2 आंकड़े और पेश करने चाहिए। भारत में कितने युवा आत्महत्या कर रहे हैं? हर 3 मिनट में एक युवा।
बेरोजगारी की वजह से। भारत में किसान कितने आत्महत्या कर रहे हैं अपने किसानी की जो हालत खराब उसकी वजह से। आपको आंकड़े पेश करने चाहिए। आप लेकर आइए ना, आप अगर आप बात कर रहे हैं तो आप लाइए नहीं, समय की बात नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी का तो अस्तित्व ही नहीं है आपके अंदर। स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल के देखिए भ्रष्टाचार के प्रधानमंत्री चले गए हैं। आपके पंजाब के हालत क्या है, अराजकता वहां है, कानून व्यवस्था करेंगे, आपने वहां फैला दी। क्या कहना है कि ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि कितने मेरा कर रहे हैं, समय का अभाव है। मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों के, अपने अपने दावे हैं, अपने अपनी बातें हैं और वो इसी तरह से होते रहेंगी। एक पार्टी को जब ये लगता है कि मैंने जो कह दिया उससे बेहतर नहीं हो सकता, उस पर ठप्पा लगाया जाता है और वो सच्चाई भी है। ये जनता को तय करना होता है कि कौन सत्य बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। लेकिन पब्लिक डोमेन में जो चीजें होती हैं उस पर भरोसा किया जाता है, देखा जाता है। लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसपे सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी देना चाहिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। और महंगाई को लेकर तो मैं फिर कहना चाहूंगा कि महज एक सियासी मुद्दा बनाया जाता है उससे, लेकिन राहत देना दिल से कोई नहीं चाहता है। और जिसने राहत छींटे बराबर भी अगर किसी ने दी तो वो ये एक बात उस पर ठप्पा लगाने की कोशिश करता है, मेरे से बेहतर को राहत नहीं दे सकता, जबकि वो गलत फहमी है। मुझे लगता है कि जब आप बाहर रहते हैं, जिसका एहसास करते हैं, या तो एहसास नहीं होता है जब बाहर रहते हैं, क्योंकि आम आदमी में उसमें बड़ा अंतर होता है। जो बाहर बैठते हैं चंद मिनटों के लिए और सेकंडों के लिए आकर के विराजमान होते हैं धरने प्रदर्शन में, महंगाई के दौरान, उसके बाद में सब काफुर हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि वास्तव में पब्लिक का वो दर्द क्या है। जैसे ही आप सत्ता की कुर्सी पे कोई पार्टी बैठती है तो मुझे लगता है उस एहसास का एसी की ठंडी हवा में गुम हो जाता है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि क्योंकि कोई भी पार्टी आती है उस पर ठप्पा लगाती है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता है, उससे बेहतर हो सकता है, लेकिन सोच के देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।